नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल और इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे आपके निवेश की सही शुरुआत की और दिवाली के मौके पर कैसे आप बिना किसी कंफ्यूजन के सही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो भरपूर रिटर्न से जगमगाए। इस शो में इसी पर करेंगे बातचीत और हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद रहेंगे इस शो में। आनंद राठी वेल्थ में म्यूचुअल फंड्स की हेड श्वेता राजानी हमारे साथ हैं। स्पेशल पार्टनर नोवामा, लेट्स डू इट राइट। स्वागत है इस शो में और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दीपावली के मौके पर श्वेता। इनफैक्ट यूजुअली जब भी हम इस तरीके के स्पेशल शोज करते हैं, व्यूअर्स के लिए इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो क्रिएट करने की बात करते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, इस पर ही ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन इस बार हम जानना चाहते हैं कि वो हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे व्यूअर्स को सलाह देते हैं उन्होंने कब कैसे शुरुआत की थी, क्या गलतियां की थी, क्या अच्छे कदम उठाए थे अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में अब तक। तो श्वेता, सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आपको। दिवाली आपको और सभी व्यूअर्स को मैं कहूंगी हैप्पी दिवाली और आने वाला साल सबके लिए बहुत ही प्रॉस्परस हो, ये मेरी विश है सबसे। ओके अच्छा श्वेता, ये बताइए, चलिए अपने बारे में बताइए। आप म्यूचुअल फंड डिवीजन को हेड करती हैं। कैसे आपकी इस जर्नी की शुरुआत हुई? कैसे, कब आपने पहला निवेश किया? क्या पॉकेट मनी से किया या पहली सैलरी मिलने के बाद किया या कुछ समय बाद किया? आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी? जी जरूर, मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2007 से। और हाँ, जैसे वो पहली सैलरी आई थी, क्योंकि एमबीए करके पास आउट हुए थे तो इन्वेस्टमेंट्स समझते थे एंड उस समय पे एक म्यूचुअल फंड्स का और खास करके एनएफओस का बड़ा दौर चल रहा था। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो होती थी वो 5,000 की होती थी म्यूचुअल फंड्स में, आज भी वही है। तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी। मैंने 3 से 4 फंड्स लिए थे। उस समय में कुछ एएमसीज थी जो बहुत फेमस थी और उनके स्कीम्स के ट्रैक रिकॉर्ड कई सारे थे, जैसे एचडीएफसी, फ्रैंकलिन, यूटीआई, टाटा, जेएम, ये कुछ एएमसीज थी, डीएसपी। तो सबसे पहले चीज मैंने की थी कि जो सबसे फंड जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा था, तब एचडीएफसी फ्लेक्सी था और फ्रैंकलिन का एक इक्विटी फंड था, उसमें निवेश किया था। और जैसे जब शुरुआत होती है आपको इतना नॉलेज नहीं होता, तो मैंने एक गलती भी की थी। उस समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे एनएफओज आ रहे थे, तो मैंने इसी तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर के एनएफओ में भी निवेश किया था। अब वो गलती यहाँ हुई कि वो थीम ज्यादा तो नहीं चली। तो वो एक गलत डिसीजन हो गई कि मैंने खुद की लॉन्ग टर्म क्या सही चलेगा वो नहीं सोचा। लेकिन जो मेरी बाकी इन्वेस्टमेंट्स थी, जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी और फ्रैंकलिन की इक्विटी स्कीम, वहां पर मैं डटी रही एंड 16 से 17% पर एनम का रिटर्न वो स्कीम्स मुझे आज भी दे रहे हैं और मैं बस उनमें टॉप अप करती गई। तो मेरी सलाह मेरी एक्सपीरियंस से यही रहेगी कि आप सबसे पहले सही एसेट क्लास चुनें। तब ये भी होता था कि आपने शुरू किया है तो आप पीपीएफ या ईपीएफ कर ले। मैंने इक्विटी चुना था, तो एक सही एसेट क्लास चुनना बहुत जरूरी हो जाता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। जो मैंने गलती की, मैं सबसे कहती हूँ वो गलती ना करें, एक हर्ट को ना फॉलो करें कि ये एनएफओज आ रहे हैं तो एनएफओज में ही निवेश करें, या ये थीम चल रही है, फ्लेवर ऑफ द सीजन चल रहा है तो उसमें निवेश करें। आपके लिए क्या सही है वो जरूर ध्यान में रखते हुए अपना निवेश करें और रेगुलरली ट्रैक करते रहें कि वो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये इन अ नटशेल मेरी शुरुआती दिनों की जर्नी थी कि मैंने कैसे शुरू किया। यानी श्वेता, आपकी जो जर्नी शुरू हुई निवेश की, आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग की, वो 2007 से शुरू हुई। कमेंडेबल है कि आपको तब मालूम था म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की। मुझे याद है कि जब मुझे पहली सैलरी मिली थी या कमाना शुरू किया था तो मैंने यूलिप में पैसे डाले थे। साल 2 साल लगा समझने में कि यूलिप के बजाय म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है और ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स हम कमा सकते हैं। तब मैंने यूलिप को बाय किया। बट कमेंडेबल है कि आपको ये पहले से क्लैरिटी थी। समीप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रैफिक क्योंकि दिवाली के समय पे इतना है कि समीप हमारे स्टूडियोज नहीं पहुंच पाए, बट समीप आप गाड़ी में बैठ के हमारे साथ कनेक्ट हुए, थैंक यू सो मच। बताइए, पहले तो इनफैक्ट आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली के मौके पर, और आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। कब कैसे शुरुआत हुई, पहला निवेश कब किया, बताइए। जैसे आप कह सकते हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है?
Sorry. बिल्कुल समीप, आपकी आवाज क्लियर है। तो मैं सॉरी या तो मैं जैसे बोल रहा था कि मैंने अपनी जो पहली इन्वेस्टमेंट करी थी वो मैंने यूलिप में ही करी थी। फ्रैंकली मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर था क्योंकि मैं शायद policybazaar.com में ही काम करता था, तो मैंने बहुत ही लो कॉस्ट यूलिप HDFC का आता था, क्लिक टू इन्वेस्ट 2014 में मैंने करा था। तो उसमें तब यूलिप की गाइडलाइन जस्ट चेंज ही हुई थी, तो बहुत लो कॉस्ट, बहुत कम चार्जेस, उसके वैसा यूलिप था। उसमें मेरे ठीक ठाक पैसे बन गए। मैंने 2014 में किया था, अराउंड 2.5 लाख रुपीस डाले थे मैंने, 7.5 लाख रुपीस फाइनली बन गए। मार्केट भी उस टाइम में 20,000 से 80,000 ओवर अ 10 ईयर पीरियड हो गया। तो वही है, आपको टिके रहना है मार्केट में। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रोडक्ट चूज करिए, एक्सपेंसेस जरूर चेक करिए। एट टाइम्स लोग ये गलती कर देते हैं कि एक्सपेंसेस नहीं चेक करते हैं, एंड वी काइंड ऑफ एक्सपेंस रेशियोज नहीं चेक करते हैं प्रोडक्ट्स के, एंड वो काइंड ऑफ गलत प्रोडक्ट्स में फिर इन्वेस्ट हो जाता है पैसा, एंड देन रिटर्न्स नहीं बन पाते। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड यूलिप में भी लो कॉस्ट एक्सपेंसेस वाले प्रोडक्ट्स हैं। जस्ट मेक द राइट चॉइस, सी व्हाट यू आर डूइंग, एंड यू विल ऑब्वियसली गेट गुड रिटर्न्स। ओके अच्छा श्वेता, क्विकली एक सवाल और उसके बाद कहाँ निवेश करना चाहिए उस मुद्दे पर भी आएंगे। आमतौर पे जब हम शुरुआत करते हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजेंट पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट की बारीकियों तक नहीं पहुंचते हैं। हमारे शो के जरिए या अपनी अंडरस्टैंडिंग के जरिए फंड्स को पिक करते हैं, यूलिप्स को पिक करते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं। अपनी सेल्फ स्टडी या सेल्फ रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है? म्यूचुअल फंड्स पिक करें, कोई भी रेकमेंड करे, क्या रिसर्च एक इंडिविजुअल को पिक करने से पहले करनी चाहिए? श्वेता, चलिए श्वेता से बातचीत नहीं हो पा रही है। समीप, आप क्या कहेंगे? आपसे रहेगा ये सवाल। मैम देखिए, क्या रिसर्च करनी चाहिए, सबसे जरूरी जो आई थिंक तो बहुत बेसिक वो है कि क्या थीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी में अच्छा कर रही है, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर आप इतना रिसर्च खुद नहीं कर सकते हैं तो गोल्स बनाइए। आई थिंक बहुत जरूरी ये होता है कि यू शुड हैव गोल्स इन योर माइंड। आप उन गोल्स पे उन पे कैलकुलेट करिए कि मेरे को मे बी 10 साल बाद एक इतना बड़ा कॉर्पस चाहिए, तो गोल्स बनाइए। अपना रिस्क एपेटाइट थोड़ा जज करिए। अगर आप वो खुद नहीं कर पा रहे तो टेक हेल्प ऑफ अ वेल्थ मैनेजर और अ फाइनेंशियल एडवाइजर, समबडी हु कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। एंड उसके हिसाब से अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क एपेटाइट नहीं रखते हैं, ज्यादा नहीं जानते हैं मार्केट के बारे में, तो लार्ज कैप्स में ही स्टिक करिए, एंड को बहुत नई चीजों में जंप नहीं करिए। और जो सेक्टर्स बहुत ज्यादा हॉट हो गए हैं, जैसे लाइक अभी मेरे को लगता है गोल्ड बहुत हॉट हो गया है, तो अब उस पे थोड़ा जंप करना बहुत थोड़ा आप एक हाई के बाद दूसरा हाई इतनी जल्दी नहीं बनेगा। सो अगर आपने बस मिस कर दी है तो स्टिक टू द सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स, लार्ज कैप्स करिए एंड स्टिक टू दैट। एंड थोड़ा ड्यूरेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट लंबा रखिए। आप अगर लंबा रखेंगे तो डेफिनेटली पैसे बन जाएंगे। ओके अच्छा श्वेता, अगर हम करंट मार्केट सिनेरियो की बात करें तो एक एसेट क्लास ऐसी है जो हर किसी के रेडार पर है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है, बहुत सारे लोगों ने वो रैली मिस भी की है, वो है गोल्ड और सिल्वर। अब जिसने अब तक इन्हें ओन नहीं किया है, उनके लिए आपका सजेशन क्या होगा? इस सवाल के दो पार्ट हैं इनफैक्ट। पहला ये कि क्या गोल्ड सिल्वर में अभी भी एक्सपोजर लेने का मौका है इतने स्ट्रॉन्ग रनअप के बावजूद, क्या वो कंफर्ट है? और दूसरा ये कि अगर सोना चांदी नहीं तो कौन से वो इन्वेस्टमेंट्स फिलहाल मार्केट में आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि सोने चांदी जैसा जबरदस्त रिटर्न इस दिवाली अगर इन्वेस्टर्स डालते हैं पैसा तो अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं? जी दीपाली जी, जैसे आपने कहा सोना चांदी तो इस दिवाली चमक ही रहा है, लेकिन एक तीसरा एसेट क्लास जो आपको वैसा ही और उससे ज्यादा रिटर्न दे सकता है वो है इक्विटी। और यहाँ पे बिकॉज गोल्ड काफी चर्चा में, हमने भी इस पे काफी एनालिसिस की हुई है। तो अगर मैं एक साल के समय की बात करूँ, 2010 से गोल्ड सिल्वर और इक्विटी तीनों की हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड देख रही हूँ, तो अगर कम से कम 7% की रिटर्न बननी चाहिए किसी भी एसेट क्लास में, वो उतना तो इन्फ्लेशन जितना रिटर्न हमें दे देना चाहिए। तो जब मैंने गोल्ड सिल्वर और इक्विटी की प्रोबेबिलिटी देखी कि 7% से ज्यादा कितना दे सकते हैं, तो एक साल में 50% चांस हुआ है हिस्टोरिकली कि उन्होंने 7% से ज्यादा की रिटर्न दी। अब यही अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल या 5 साल हो जाता है, तो गोल्ड और सिल्वर की प्रोबेबिलिटी 50 या 55% होती है, इक्विटी की प्रोबेबिलिटी आपको 7% से ज्यादा लेने की 90% से ज्यादा हो जाती है। इनफैक्ट
10% से ज्यादा रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं कहूं तो इक्विटी में ज्यादा होती है। तो हाँ, अगर आपके पास लंबा समय है तो मैं कहूंगी इक्विटी को आप गोल्ड से रिप्लेस ना करें। हाँ, कहीं अगर आपके पास डेट पड़ा हुआ है, एफडी पड़ी हुई है, तो वहां से कुछ पोर्शन आप गोल्ड में जरूर रखें, लेकिन लंबे समय में इक्विटी का पोटेंशियल आपको गोल्ड से देने का ज्यादा रहता है। आज भी अगर मैं देख रही हूँ, किसी ने 10 साल अगर गोल्ड होल्ड किया हुआ है और इक्विटी होल्ड की हुई है, ये जो पिछले 2 साल की रैली हुई है, पिछले साल 20%, इस साल अब तक 50-60% की रिटर्न दे दी है गोल्ड सिल्वर ने, उसके बावजूद इक्विटी की जो रिटर्न आपकी आ रही होगी वो ज्यादा आ रही होगी, और एक्टिव फंड्स होंगे तो और ज्यादा आ रही होगी। इसीलिए मैं कहूंगी अगर आपके पास गोल्ड है जिसे आपने डेट से रिप्लेस किया हुआ है तो आप उसे रखें, इक्विटी से निकाल के गोल्ड में ना जाएं। अगर यू मीन रिवर्जन, तीसरी बात होती है मीन रिवर्जन की, पिछले अगर 2 साल ने गोल्ड में इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया है और इक्विटी फ्लैटिश रहा है, तो अगले साल इक्विटी की अच्छी रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, वो साइक्लिकलिटी प्ले आउट हो सकती है। और तो मैं कहूंगी गोल्ड सिल्वर के अलावा अगर आपने वो रैली मिस कर गई है, कोई बात नहीं, इक्विटी में उसे निवेश करें, यू विल कवर अप फॉर व्हाट यू हैव नॉट मेड प्रोबेबली इन गोल्ड एंड सिल्वर। ओके अच्छा समीर, फिर आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस समय? जैसे श्वेता ने कहा कि वो टाइम भी नहीं है कि आप सारा इक्विटी की जगह गोल्ड खरीद लें, तो अगर इक्विटी, डेट और गोल्ड को मिलाकर पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन करना हो इस समय, सब बातों को ध्यान में रखते हुए, फिर चाहे वो रिटर्न पोटेंशियल हो या वैल्यूएशन हो या कंफर्ट हो, आपके हिसाब से क्या आइडियल स्ट्रैटेजी है? देखिए मैम, अगर आइडियल स्ट्रैटेजी की बात करें तो 60 to 70% तो पोर्टफोलियो इक्विटी में रहना ही चाहिए। डेट देखिए, डेट में बहुत ज्यादा डेट के फेवर में नहीं रहता, बहुत ज्यादा टैक्स एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि राइट जब आपका पोर्टफोलियो गोल की मैच्योरिटी के पास आप आ रहे हैं तब आप डेट के पास जा सकते हैं। आइडियली आप 60 to 70% इक्विटी में रहिए। जो आपका जो गोल्ड का ऑप्शन, देखिए गोल्ड एक हेज की तरह होता है, तो जब इक्विटी मार्केट्स में या वर्ल्ड में थोड़ा टर्मोइल चल रहा है तो आप उसको 10-15% अपना पोर्टफोलियो हमेशा रखना चाहिए, बट उससे ज्यादा नहीं करिए, एंड यूज इट लाइक अ हेज एंड ओनली कीप अराउंड 10-15% मे बी। एंड डेट तो मैं बोलूंगा कि रखना ही नहीं चाहिए, आइडियली टैक्स एफिशिएंट नहीं होता बहुत ज्यादा। जब गोल्ड के पास आपका मैच्योरिटी कॉर्पस आ रहा है, फंड आ रहा है, तब यस यू कैन मूव टू डेट, बिकॉज इट्स नॉट द मोस्ट टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट। जो भी रिटर्न्स आएंगे वो एडेड टू इनकम होके टैक्स होते हैं। सो एटलीस्ट दैट इज माय एटलीस्ट पर्सनल चॉइस, दैट आई व्हाट यू कैन डू इज बी वेरी वेरी ओवरवेट ऑन इक्विटी, और आप वो लार्ज कैप्स की तरफ ज्यादा फोकस करके रख सकते हैं। मिड एंड स्मॉल कैप जो हाईली वॉलेटाइल और अभी तो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल चल रहे हैं, तो आप उस पे कम फोकस रख सकते हैं। श्वेता, आपको भी लगता है कि इंक्लिनेशन इस समय पोर्टफोलियो क्रिएशन में लार्ज कैप्स की तरफ ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स? प्लस दिवाली टू दिवाली अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किसी को प्लान करनी हो तो आपका क्या सजेशन है श्वेता? जी, आपका जो पहला प्रश्न है क्या लार्ज कैप हेवी पोर्टफोलियो होना चाहिए, मेरे राय से अगर मैं कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी देख लूं कि अगले 1 साल के लिए क्या एस्टिमेट्स हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के, तो वो मिड और स्मॉल कैप के ज्यादा हैं कंपेयर्ड टू लार्ज कैप। वैल्यूएशन भी देखें अगर तीनों मार्केट कैप सेगमेंट्स में बड़ी रीजनेबल सी वैल्यूएशन चल रही है, और डिमांड सप्लाई या लिक्विडिटी अगर मैं देखूं, तीसरा फैक्टर है कि पैसा आज के दिन पे कहाँ जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस का पैसा कहाँ जा रहा है, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट एलोकेशन मिड स्मॉल में जाती हुई दिख रही है। तो इस हिसाब से अगर मुझे बोलना है तो मैं कहूंगी कि 50 से 55% आप लार्ज कैप रखें। अगर आपके पास 3 साल 5 साल का समय है तो एक 55 लार्ज कैप 45 मिड स्मॉल की एलोकेशन एक अच्छी बैलेंस दे सकती है रिटर्न स्टैंड पॉइंट से। प्लस आपका जो जोखिम है, जो वॉलेटिलिटी आपको मिड स्मॉल से आ सकती है, वो लार्ज कैप बैलेंस कर लेगा। तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ अगर मैं दोनों देखूं तो ये स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी। और दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि इस दिवाली से अगले दिवाली की क्या रणनीति होनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं कहूंगी अपना लक्ष्य आप निर्धारित कर लें कि क्या है आपका गोल। अगले दिवाली तक आपको गाड़ी खरीदनी है, हॉलिडे प्लान करना है, हो सकता है आप आज प्लान कर रहे हैं लेकिन 3 साल बाद आपको एक घर खरीदना है, तो वो बहुत जरूरी होता है। और उस हिसाब से अगर आपका लक्ष्य अगले 1 साल का कुछ है जो आप आगे पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, मतलब वो एक फिक्स्ड डेट है, जैसे बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी है, तो वो आप थोड़ा बहुत 5-10% डेट में रख सकते हैं। उसके अलावा एक इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो अगर 3 से 5 साल का समय है आपके पास,
तो उसे जरूर रखें। रिस्क एपेटाइट को देखते हुए हमने देखा है 65 से 75% तक की एक्विटी हो सकती है। गोल्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं डेट से। ये कुछ थॉट्स हैं मेरे। ओके ओके ठीक है। एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, श्वेता रजानी हमारे साथ हैं, समीप हमारे साथ बने हुए, हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आप एक आइडियल स्ट्रैटेजीज दिवाली बना सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, बात फंड्स की करें उससे पहले कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बात भी कर लेते हैं। समीप, अगर हालांकि इस समय इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि हर सेक्टर में गुड बैड बॉयज मौजूद हैं, बट स्टिल अगर मानकर चले अगले एक साल का एक आउटलुक लें तो कौन सी वो थीम्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं? देखिए मैम, आजकल गवर्नमेंट कंजम्पशन पे बहुत फोकस कर रही है। उनने अप्रैल में टैक्स रिफॉर्म्स लाए थे जिसमें अप टू 12 लाख इनकम जीरो टैक्स हो गया था। तो उससे एक ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का, दैट इज एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, की 1 लाख करोड़ का इनपुट इन द इकोनॉमी इट विल एंटर बिकॉज ऑफ दीज टैक्स रिफॉर्म्स। तो बेसिकली बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो लोग कंजम्पशन ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक वो रिफॉर्म्स हुए थे, अब उन्हें जीएसटी काटा है। तो पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम आपको पैसे और देंगे आपके हाथ में, अब उन्होंने बोला कि हम गुड्स सस्ते कर देंगे। सो कंजम्पशन एज अ थीम, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, कि कंजम्पशन ड्राइव करेंगे। तो कंजम्पशन, एंड वी हैव अ 140 करोड़ पॉपुलेशन, सो कंजम्पशन इन रियलिटी आल्सो इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग थीम। नेक्स्ट मुझे लगता है ईवी, ऑटोमोबाइल्स, अगेन लिंक टू कंजम्पशन ओनली, कि ये सब चीजें सस्ती होंगी तो ऑब्वियसली एडॉप्शन बढ़ेगा। सो ये मुझे प्राइमरीली लगता है काफी स्ट्रांग थीम्स है जो बहुत अच्छा करना चाहिए। तीसरा मुझे लगता है कि देखिए, दूसरा इकोनॉमी ग्रो करने का तरीका क्या हो सकता है, वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग हो, दैट द गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग। तो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से गवर्नमेंट कर रही है, वो कंजम्पशन पे भी फोकस कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ का हमारा बजट है हर साल का, जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स, उस पे भी। तो ये दो जो थीम्स है, अगर आपका 6 से 18 महीने का आप पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली काफी अच्छा करेंगी, एंड दीज आर द थीम्स यू शुड फोकस ऑन। ओके श्वेता, आपके फेवरेट सेक्टर्स कौन से रहेंगे अगली दिवाली तक? जी, जैसे संदीप बता रहे थे, हाँ, दोनों ही कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, एंड गवर्नमेंट दोनों ही पे फोकस कर रही है। और तो कुछ ज्यादा जो सेक्टर्स हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हम एनबीएफसीज खास तौर पे देखें, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है यहाँ पर, क्रेडिट ग्रोथ मॉडेस्टली इंप्रूव हो रहा है, तो वो एक सेगमेंट है। और कंजम्पशन से ही रिलेटेड अगर हम देखें तो एक सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती चली है। और इसमें खास तौर पर अगर मैं देखूं कि जो हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, ट्रैवल से रिलेटेड है, टूरिज्म से रिलेटेड है, वहां पे हमने काफी इंटरेस्ट देखा है। तो वो एक दूसरा सेगमेंट है। ऑफ कोर्स आपके पास ट्रेडिशनल ऑटो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सीमेंट जैसा स्ट्रक्चर है, तो सीमेंट में हम देख रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। गवर्नमेंट का फोकस तो है ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लास्टली हेल्थ केयर, आजकल हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ रहा है, एंड एवरीबडी इज बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस। तो हेल्थ केयर, खास करके हॉस्पिटल्स वगैरह भी एक अच्छा सेगमेंट है टू लुक एट, अपार्ट फ्रॉम द मेन कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स। तो ये अगर मैं कहूंगी आपके पास कुछ सालों का समय है, तो यहाँ पर भी हम अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। ओके अच्छा समीप, 5 मिस्टेक्स या वो गलतियां जो नहीं करनी है इन्वेस्टमेंट करते वक्त। देखिए, जो गलतियां हमें नहीं करनी है इन्वेस्टमेंट करते वक्त, अगर मैं उसकी बात करूं तो एक सबसे जो हमें गलती अवॉइड करनी है कि जो बहुत ओवर हाइप्ड या हॉट सेक्टर्स हो गए हैं उसको अवॉइड करते हैं। आई थिंक जैसे जो लोग, अगर जब लास्ट ईयर सितंबर में मार्केट बहुत पीक पे चला गया था, तब एक्चुअली टाइम नहीं होता एंटर करने का, उसको थोड़ा मेलो डाउन करना है। तो अभी जो एक्यूमुलेशन फेज है उसमें एंटर करना है मार्केट में। तो एक ये कि जो बहुत ओवर हाइप चीजें हैं, जैसे गोल्ड हो गया है, अब काफी बढ़ चुका है, मुझे लगता है अब एक करेक्शन ड्यू है, एंड या अगर आप करेक्शन नहीं भी ड्यू है तो अब अभी एंटर करेंगे तो बहुत ज्यादा रिटर्न अभी नहीं आएगा। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ। दूसरा जो गलती नहीं करनी कि अपने पोर्टफोलियो को रीलुक करते रहना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि बस पैसे डाल दिए और छोड़ दिए। आप हर, जैसे दिवाली है तो दिवाली पे ही एटलीस्ट आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं अपने पोर्टफोलियो को रीलुक करूंगा, और रीलुक करके उसको हर बार रीसेट करता रहूंगा एवरी दिवाली। सो दैट इज समथिंग दैट अगेन दैट यू कैन थिंक ऑफ। तीसरा कि गोल्स हमेशा प्लान करके करिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं करिए कि मेरे को बस करनी है इन्वेस्टमेंट, मैं एक गोल मन में रखूंगा और उस गोल को लेके फिर इन्वेस्टमेंट करूंगा। सो ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं, एंड दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड।
ओके अच्छा श्वेता, दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ लाइट्स, इट इज़ नॉट जस्ट फेस्टिवल ऑफ लाइट्स या फिर सेलिब्रेशन की बात नहीं है, बल्कि अगर गहराई से देखें तो काफ़ी डीप फिनेंशियल विजडम रूटेड है, जो इंडियन कल्चर में, ट्रेडिशन में, उसको भी सिखाता है। क्या लेसन्स हमें मिलते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा दिवाली हमें बहुत कुछ सिखाता है, और अगर मैं उसे फाइनेंस के रिलेशन में देखूं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिवाली आते ही हम बोलते हैं सफाई रखनी है। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि पोर्टफोलियो पे भी सफाई होना बहुत जरूरी है। काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स हमारी होती है जो अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है, या हमने किसी के बोलने पे कर दी है, बहुत छोटी एलोकेशन है, तो अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू रीबैलेंस करना समय समय पे बहुत जरूरी हो जाता है। वो मेरी पहली सीख है। दूसरी मैं कहूंगी बच्चे जब फायर क्रैकर्स जलाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, सेफ्टी रखना। उसी तरह से पोर्टफोलियो में जब आप बना रहे हैं तो सेफ्टी होना बहुत जरूरी है, इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, सेफ्टी इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, ये आप जरूर रखें। तीसरा, हम रंगोली बनाते हैं तो रंगोली इज नथिंग बट अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट कलर्स। पोर्टफोलियो में भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन सही होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट एलोकेशन सही होनी चाहिए, और उसमें फिर आप जैसे मार्केट कैप या सेक्टर एलोकेशन जो कर रहे हैं वो पूरी एक डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। एंड हर साल मैं कहूंगी गो बैक, रिव्यू, सेट योर गोल्स। हम ना दिवाली पे प्रॉस्परस दिवाली हो, तो प्रॉस्परस पोर्टफोलियो होने के लिए जरूरी होता है कि आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें और अच्छे से बजट करें। फॉर्मूला ये नहीं होना चाहिए इनकम माइनस एक्सपेंसेस सेविंग्स, इनकम माइनस सेविंग्स शुड बी योर एक्सपेंसेस, सो दैट आप कंट्रोल में रहें। ये मेरी कुछ सीख रही है, अगर मैं कहूँ दिवाली से, और फाइनेंशियल वर्ल्ड में या पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए जो बहुत जरूरी होती है। ओके ठीक है, तो चलिए काफ़ी सारी बातें आपने सीखी हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा, और हमारे एक्सपर्ट्स ने कुछ फंड्स भी आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं, वो भी आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। श्वेता ने जो 5 फंड्स रेकमेंड किए हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। क्या नहीं करना है, क्या सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या गलतियां नहीं करनी, वो तमाम बातें हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स से सुनाई। श्वेता के टॉपिक्स आपकी स्क्रीन्स पर हैं, इनके साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं अगली दिवाली तक। थैंक यू समीप फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड श्वेता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के साथ साथ उनको गाइड करने के लिए। एक बार फिर से आप दोनों को और हमारे सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। इस शो में इतना ही, नमस्कार।